हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स फ्रैंक चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त महीने में जो अभी पेपर हुए हैं टीचिंग के। ठीक है, टीजीटी के जो हिंदी, इंग्लिश और ड्राइंग, इन तीन सब्जेक्ट्स के जो पेपर हुए हैं अलग अलग शिफ्ट में, वो उन सभी में जो जीके और जीएस पूछी गई हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये अगस्त मंथ की है। इससे पहले भी हमने अगस्त मंथ किया है, तो उसमें जो है लास्ट जुलाई और शुरू के अगस्त का, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ अगस्त और लास्ट जुलाई, इन दोनों के क्वेश्चंस जो थे हमने डिस्कस किए थे। और ये जो पेपर हुए हैं टीचिंग के, ये एक आई थिंक 7 तारीख को हुआ था, 7 अगस्त को था शायद पेपर। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं जैसे ड्राइंग टीचर का हुआ 29 और 30 को ये पेपर हुआ था, 2-3 शिफ्ट जो भी थी। तो उसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे जो है हम इसमें कवर करेंगे, ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए कि जो अभी पेपर आ रहे हैं उसमें किस तरीके का पैटर्न जो है पूछा जा रहा है, ताकि आगे जिसका भी एग्जाम है उसमें बच्चों की जो है हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए ये जो पेपर हुआ ये 29/8/2025 को हुआ है, ड्राइंग टीचर का पेपर है। तो इसमें देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो थे जीके और जीएस के पूछे गए थे। ओके, चलिए वन बाय वन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम जीके से शुरुआत कर रहे हैं। स्टैटिक जीके जो भी पूछी गई है इसमें। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा मिंटो मार्ले सुधार कब पारित किया गया था? देखिए, मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो सुधार आप बोल सकते हैं, तो ये पारित किया गया था 1909 में। ओके, इसी को और क्या बोलते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी जो है कहा जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब एक कई बार जो है इसका मेन उद्देश्य पूछ लिया जाता है कि जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ओके, तो भारत में शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना जो था मार्ले मिंटो सुधार का मेन मोटिव था। ठीक है, इस सुधार का नाम क्यों मार्ले मिंटो है? क्योंकि उस टाइम पे जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे, और जो राज्य सचिव थे भारत के वो जॉन मार्ले थे। तो उसी के नाम पर ये मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार जो था आया था। ठीक है, तो 1909 आपको याद रखना है। एक और यहीं से पूछा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, वो कौन सा था? 1919 वाला। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आगे शिफ्टों में। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित किया गया, ये पूछा जाए तो 1919 आपको याद रखना है। ओके, बंगाल का विभाजन अगर आपसे पूछा जाए तो 1905 आपको याद रखना है। कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल, वो कब बटी? 1907 में। स्वदेशी आंदोलन पूछा जाए तो 1905 में, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि जो बंगाल का विभाजन था वो किसके टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ठीक, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन सारे याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ओके, अगर जनरल प्राइस लेवल जो है, ये यानी कि जो भी सामान्य मूल्य स्तर है जब वो बढ़ता है, हिंदी में क्या होगा? इफ द, यदि सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता जाता है तो पैसे का क्या होता है? जो पैसे की क्रय शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब भी जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा तो जो पैसे की क्रय शक्ति होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो डिक्रीजेस जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो इसका मेन मोटिव यहाँ से क्या निकल के आएगा, मतलब इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा कि उसी पैसे से आप पहले की तुलना में क्या कर सकते हैं? कम सामान और सेवाएं जो है वो खरीद पाते हैं। ठीक है, तो डिक्रीजेस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, अहिंसा आप सभी को पता होगा, एक ही इंसान से जो है इस वर्ड को बिलोंग किया जाता है, वो है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की बात जब आएगी तो 2 अक्टूबर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2007 में जो थी इसकी दिन को मनाने की शुरुआत जो थी की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर विटामिन B1 की कमी से होता है और इसमें सामान्यतः मांसपेशियों की कार्य क्षमता में कमी या निचले अंगों के लकवाग्रस्त होने जैसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं। देखो विटामिन बी को जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग पार्ट्स जो है विटामिन बी में होते हैं। तो जो बेरी बेरी रोग होता है ना वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो बेरी बेरी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है कि विटामिन बी का जो नाम है वो क्या है। तो नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो नाम होगा वो होगा थायमिन। ठीक है, पूछे जाते हैं अलग अलग नाम, तो ये आपको याद रखना है। विटामिन B1 का जो नाम होगा वो कौन सा हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। और कौन सा रोग होता है तो वो बेरी बेरी होता है। और विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो कि किस में होते हैं, जल में वो होते हैं, घुलनशील होते हैं। और बाकी के जो होते हैं ADE के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो ADE के जो है ये वसा में हो जाएंगे और B और C जल में घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब B1 तो आपको पता चल गया कि B1 को जो है क्या बोला जाता है, थायमिन बोला जाता है। अब बात आती है B2 की। तो B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं इसको, राइबोफ्लेविन। B1 से हमने रोग पढ़ा कौन सा, थायमिन। और B2 से कौन सा होता है, मंद वृद्धि, खराब त्वचा। ठीक है, ये होता है। B12 अगर आप देखेंगे तो रक्त अल्पता, रक्त की जो कमी होती है। और इसको क्या बोला जाता है B12 को, क्योंकि यही पूछा जाता है मोस्टली, तो साइनोकोब्लामाइन, साइनोकोब्लामाइन। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपको याद रखने हैं। बाकी मैंने आपको ये देखो जो स्टैटिक जीके की वीडियो है, अगर आप मैराथन वीडियो देखेंगे तो उसमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कवर करवाई हुई है। और भी होते हैं विटामिन बी में, जैसे B3 भी होता है, बट मोस्टली जो है B1, B2 और B12 ही जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, B3 भी होता है, B5 भी होता है, B6 भी। B6 से एनीमिया होता है। B7 पूछा जाए तो लकवा होता है। B11 से भी एनीमिया होता है। तो B12 आपका रक्ताल्पता हो जाएगा। तो ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है। 25 दिसंबर 2024 को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर राष्ट्र पर वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। देखो गुड गवर्नेंस डे, पहली बात तो यानी कि सुशासन दिवस कब जो है मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस मौके पर जो है रक्षा सचिव कौन, राजेश कुमार सिंह ने किस प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में जो है मोबाइल ऐप का जो है शुभारंभ किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बॉम्बे में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी ये कब बनी थी, 1885 में बनी थी। ओके, अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पहली बैठक आपसे पूछा जाए कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये आपको याद रखना है। ओके, तो अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, 1825 में। बनाई किसने थी उस वक्त, मतलब तो A.O. हयूम ने। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और वो पूछा जाता है कि किस कॉलेज का नाम भी आई थिंक इसमें पूछा जाता है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो थी पहली बैठक का आयोजन हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन जो है वो है करंट अफेयर का। जून 2025 में 78वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में किस शहर में आयोजित की गई थी। ओके, ये पूछा गया है कि जो एक्वेटिक चैंपियनशिप है ये किस शहर में आयोजित हुई थी, तो ये हुई थी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पे, उड़ीसा। ठीक है, ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो इसमें से रिलेटेड और क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा पदक पूछे जाए कि शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो वो रहा कर्नाटक। ठीक है, कौन सा रहा, कर्नाटक रहा, जिसमें कर्नाटक ने जो है 41 पदक जो है टोटल जीते और जिसमें 16 स्वर्ण पदक थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्थान आपसे मोस्टली पूछा जाता है तो कर्नाटक याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो वो रहा तमिलनाडु। और तीसरे स्थान पर अगर को पूछा जाए तो वो रहा कर्नाटका, सॉरी कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर पे रहा कर्नाटक। तो ठीक है, आयोजित हुई उड़ीसा के भुवनेश्वर में,
फर्स्ट नंबर पर कर्नाटक रहा 41 पदक के साथ, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इसी में से आ जाएगा, तो ये मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत की मुख्य भूमि पर समुद्र तट की लंबाई कितनी है? अभी यहां पे देखो पूछा गया है, जो मेन लैंड है भारत का उसमें सिर्फ समुद्र तट की लंबाई पूछी गई है। तो यहां पे आंसर दिया गया है 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? देखो अगर मैं टोटल देखो तो वो कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अगर टोटल अगर पूछी जाए मतलब थल और स्थल और जल को मिलाकर टोटल अगर पूछा जाता है तो वो 7516 किलोमीटर है। ओके, बट यहाँ पे समुद्र तट की पूछा है, मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है, टोटल 7516 है। और वेट एक मिनट। ओके देखो, अगर आपसे कुल तटरेखा अगर पूछा जाए तो वो कितनी है? 7516.6। ठीक है, यहाँ पे तो चलो 17 दिया गया है तो वो भी आप लिख सकते हैं अगर वो नहीं पूछा जाता है तो इस कुल तटरेखा में देखो मुख्य भूमि जो होगी वो भी शामिल होगी। ठीक है, लक्षद्वीप यानी कि जो द्वीप समूह है वो भी शामिल होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, और मतलब जो भी पूरी वो है कुल तटरेखा जब आएगी तो जो समूह है समुद्र वाला एरिया जो लगता है वो सब शामिल होगा, तो 7516.6 किलोमीटर जो है बन जाएगा। ओके, तो मुख्य भूमि पर पूछा गया है तो 6100 किलोमीटर जो है हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, सबसे लंबी तटरेखा भी पूछी जाती है कई बार, तो वो किसकी है? गुजरात राज्य की है। कितनी है? 1214 किलोमीटर। ओके, याद रखना। फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर आता है, वैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो गुजरात की है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कन्नड़ को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है? कन्नड़, पिछले दिनों आपने देखा होगा भाषा को लेकर मुद्दा बहुत छिड़ा था। ठीक है, और सबसे पहले जो जहाँ पे इस चीज़ की शुरुआत हुई कन्नड़ को लेके, तो वो कौन सी थी जगह थी? तो वो था कर्नाटका। तो राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो कन्नड़ को आधिकारिक भाषा के रूप में कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? कर्नाटक में। चलिए, बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज दर तथा उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? देखो, जो जमाकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर है और उधारकर्ताओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला जाता है स्प्रेड, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको? दर प्रसार। हिंदी में क्या बोलेंगे? दर प्रसार जो है इसको बोला जाएगा। ओके, ठीक है, तो स्प्रेड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दे दी। अस्त्र मार्क 1 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिसाइल है? तो अस्त्र मार्क 1 जो है ये है वायु से वायु, एयर टू एयर। ठीक है, BVR है ये, बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ओडिशा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? शास्त्रीय भाषाएं जो है हम देखेंगे, चलिए। तो उड़िया को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला वो 2014 में मिला था। ठीक है, और ये जो है ना भारत की 6ठी शास्त्रीय भाषा बनी थी। इससे पहले 5 शास्त्रीय भाषाएं थी और जो 6ठी बनी थी वो कौन सी बनी थी? ओडिया भाषा बनी थी 2014 में। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब देखो, शास्त्रीय भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पहले भी बहुत आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, पहले जब हमने पेपर सॉल्व किया है तो वहाँ पर भी भाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और अभी कुछ नई और शास्त्रीय भाषाएं भी जो हैं बनाई गई हैं करंट में। ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार फिर से इन चीज़ों को रिपीट करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो वर्तमान में टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। एक क्वेश्चन ये याद रखना है आपको। ओके,
जिनमें से जो मूल 6 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है, यानी कि सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला वो किसको मिला, तो वो तमिल को मिला। क्वेश्चन आ चुका है ये भी DSSB में 2025 में ही। उसके बाद जो दूसरी बनी थी वो थी संस्कृत भाषा, फिर तेलुगु भाषा को दर्जा मिला शास्त्रीय भाषा का, फिर कन्नड़ को मिला, कन्नड़ कहाँ की, कर्नाटक की, जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर, फिर मलयालम को मिला, और 2014 में जो मिला वो उड़िया को मिला था। और अभी 2024 में 5 ऐसी भाषाएं हैं जिनको वापस से शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया है। तो वो कौन कौन सी हैं वो याद आपको रखनी है। असमिया है, बंगाली है, मराठी है, पाली है और प्राकृत है। इन 5 भाषाओं को जो है क्या मिला है, शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा मिला है। ठीक है, तो टोटल आपको कितनी याद रखनी है, 11 याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है। देखो, उत्तरी सीमा की जो है बात हो रही है, और सबसे उत्तर में, यानी कि अगर हम भारत का अगर मैप देखें तो सबसे बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर क्या है, हिमालय है। ठीक है, इस तरफ जो ये है प्रायद्वीपीय भारत में जो है ये पूर्वी घाट है, और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये पश्चिम घाट है। और राजस्थान गुजरात वाला जो एरिया हो जाएगा, हरियाणा राजस्थान, ये यहाँ पे मिलेगी आपको अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो सबसे ऊपर की बात हो रही है, उत्तरी सीमा की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 1976 से पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौजूद नहीं थी। तो प्रस्तावना का क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि प्रस्तावना में कुछ शब्द जो थे ये 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ उसके तहत जो थे जोड़े गए थे। तो वो 3 शब्द कौन कौन से थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है सोशलिस्ट। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष की अगर हम बात करें तो हो जाएगा सेक्युलर, और अखंडता की अगर हम बात करें तो हो जाएगा इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द जो थे ये भारत की प्रस्तावना में मौजूद नहीं थे, बाद में जो था इसको जोड़ा गया था। तो 42वां संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी को बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समाजवादी, यानी कि सोशलिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं डैश के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका, सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में है। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा शैल चित्रकला। भीमबेटका की अगर हम बात करें तो किस काल से संबंध रखता है, ये प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, और शैल चित्रकला की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है रॉक पेंटिंग्स। तो जो भीमबेटका है ये आदि मानव द्वारा बनाई गई जो रॉक पेंटिंग्स है उसके लिए जो है प्रसिद्ध है। ओके, पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के जो भी प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा शैल चित्रकला। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। इन आरोपों पर उस सदन के कुल सदस्यों के डैश के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको चाहे लोकसभा या चाहे राज्यसभा किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। लेकिन यही चीज अगर उपराष्ट्रपति के लिए पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ कौन कर सकता है, राज्यसभा कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति में दोनों ही सदन में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ठीक है, तो याद रखिए। अब बात पूछी गई है कि कुल कितने सदस्यों की जो है हस्ताक्षर होने चाहिए, तो 1/4 1/4 सदस्यों की। और अब आपसे आर्टिकल पूछे कि किस आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये है आर्टिकल 61। आर्टिकल भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 61 में जो है ये कहा गया है। ठीक है, ओके। और यहां पे बात हो रही है संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन मतलब कोई भी सदन हो उसमें 1/4 रहेगा। अगर हम वैसे बात करें तो लोकसभा में 100 सांसदों के दस्तखत होना
और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत जो है जरूरी होते हैं। मीन्स दोनों की जो टोटल संख्या होगी उसका 1/4, लोकसभा का 100 बनेगा और इसका बनेगा 50। ठीक है, तो संख्या में अगर पूछा जाता है तो संख्या में भी आप बता सकते हैं, और अगर वैसे पूछा जाए तो 1/4। ये दोनों ही सदनों के लिए। कई बार आपको अभी देखो वो कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे लोकसभा डाल सकते हैं या राज्यसभा डाल सकते हैं, बट होना क्या है, दोनों में ही 1/4 है। ठीक है, और संख्या में अगर पूछा जाता है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, तो ज्यादा संख्या के कारण यहाँ का 1/4 बनता है 100 और राज्यसभा का बनता है 50। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वे श्रमिक जो किसी व्यक्ति या उद्यम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहलाते हैं। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी उद्यम के स्वामी होते हैं और उसका संचालन करते हैं, वे स्वनियोजित कहलाते हैं। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। श्रमिक, निर्माण कार्य श्रमिक, आकस्मिक मजदूरी श्रमिक कहलाते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट्स जो है यहाँ पे बिल्कुल क्या दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, Which of the following age group of women is generally taken while calculating the fertility rate? ओके, जब भी जो है कैलकुलेट करते हैं किसको, फर्टिलिटी रेट को, तो कौन सा एज ग्रुप जो है कंसिडर किया जाता है इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से लेकर 49 साल तक। ठीक है, इसमें दो चीज याद रखनी है। देखो 15 to 44 को कंसिडर किया जाता है, या फिर 15 to 49। इसको जो है फर्टिलिटी रेट की गणना में, मतलब महिलाओं का अगर देखेंगे तो ये ग्रुप जो है आपको मिलेगा। ओके, ठीक है, चलिए देखो फर्टिलिटी रेट मीन्स आप कह सकते हैं प्रजनन दर, मीन्स जो भी महिला बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, उसके लिए संख्या पूछी है कितनी, मतलब किस एज ग्रुप का वो रहता है। तो 15 से 44 साल तक रहता है, या 15 से 49 साल। ओके, चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति में निहित संघ की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में बताना है। देखो अनुच्छेद 53 भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ये सही है कि 53 में शक्तियाँ हैं। 52 में देखो 51 तक तो हमारे क्या आ जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रहते हैं। 51A में हमारे क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो 52 में क्या है कि क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है किसमें होती है, मीन्स राष्ट्रपति का एक पद जो है होगा, वो आर्टिकल 52 में मिलती है। 52 में अब राष्ट्रपति का जो पद है ये 52 में है, तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं ना वो किस में है, आर्टिकल 53 में है। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 75 में किसके बारे में बताया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ, यानी कि जो प्रधानमंत्री की जो भी नियुक्ति होती है उसके बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री है उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है 75। तो इसीलिए ये गलत जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 76 में ये आपको याद रखना है, 76 में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 77 है संघ सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से प्रयुक्त की जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो केवल 1 और 3 जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 75 जो गलत है कि जहाँ पे केंद्रीय राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है, आई थिंक ये 74 में है, आर्टिकल 74 में है ये, जहाँ पे एडवाइस ले सकते हैं मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में हो जाएगा ये। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा R.H. विटकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण में से एक नहीं है। ओके, R.H. जो विटकर है इसने जो है 5 में, यानी कि जगत वर्गीकरण किया है कितने भागों में, 5 भागों में। अब इसमें देखो प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, ये तो है ही,
देखो 5 जो हैं वो कौन कौन से हैं, 4 और 5। सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो है मोनेरा, ठीक है। प्रोटिस्टा ये भी है। तीसरा है कवक यानी कि फंगाई। फोर्थ है एनीमेलिया और पांचवा है प्लांटाई यानी कि इसमें हो जाएगा ये जंतु और पादप। तो ये 5 आपको याद रखने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई यानी कि कवक, जंतु और पादप, एनिमलाई और प्लांटाई, ठीक है। तो जो नहीं है शामिल वो है जाइलम, ठीक है। तो जाइलम जो है नहीं आएगा। अब देखो मोनेरा में आपको याद रखना है कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ना वो सारे मोनेरा में मिलेंगे आपको। लाइक बैक्टीरिया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया किस इसमें आएगा तो मोनेरा में आ जाएगा। उसके बाद प्रोटिस्टा में अगर आप देखेंगे तो इसमें होते हैं एक कोशीय यूकैरियोटिक जीव, जिसमें लाइक यूग्लिना आ गया, स्लाइम मोल्ड आ गया, प्रोटोजोआ आ गया। वो देखो प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ नाम से याद रख लेना, मोनेरा में बैक्टीरिया, ठीक है। कवक फंगाई की अगर हम बात करेंगे तो इसमें विषमपोषी कवक जीव जो है शामिल है। प्लंटाई में अगर आप देखेंगे तो बहुकोशीय होते हैं, यानी कि जो पौधे वगैरह होते हैं वो प्लंटाई में हो जाएंगे। एनिमल में बहुकोशीय और विषमपोषी जीव शामिल होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति जो है नहीं होती है, ठीक है। चलिए एक सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। 20 क्वेश्चंस हमने जो है एक शिफ्ट के कर लिए हैं। अब दूसरी शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। 29/8 को ये पेपर हुआ, 5 से 7 और ड्राइंग टीचर का ही पेपर है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास और कार्यशाला का 11वां संस्करण सेरेक्स 24 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि, केरल में, ठीक है। कोच्चि केरल में जो था सेरेक्स को जो था मतलब इसका 11वां संस्करण जो था आयोजित किया गया था कोच्चि, केरल। नेक्स्ट देखिए, यदि सत्तारूढ़ पार्टी का कोई संसदीय सदस्य लोकसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत करता है तो उस विधेयक को डैश माना जाता है? क्या बोला गया है? देखो सत्तारूढ़ पार्टी का कोई संसदीय यानी कि जो सत्ता में है, ठीक है, वो पार्टी का संसदीय सदस्य अगर लोकसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत करता है तो उस विधेयक को गैर सरकारी विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है माना जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस राज्य की सबसे ज़्यादा है? तो वो है केरल की। केरल की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है 2011 की, उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट थी? 94.00%। ओके। पुरुष साक्षरता अगर इसमें पूछें तो 96.11% और महिला साक्षर पूछें तो 92.07%। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मिजोरम और लक्षद्वीप आते हैं, बट सबसे ऊपर कौन सा रहेगा? केरल रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, और वेट सॉरी ओके, एक और चीज़ जो है यहाँ पे पूछ सकता है कि सबसे कम साक्षरता दिवस किस की है? तो वो बिहार की है। ये भी साथ साथ याद रख लो, ठीक है। बिहार की कितनी है? 63.82% है। तो ज़्यादा और कम दोनों याद रखो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष यह मान्यता दी कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ओके, ये मान्यता कब दी गई? क्योंकि संसद में किसी भी सदन का सदस्य होना ज़रूरी है, तो बिना सदन का सदस्य हुए भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1997 में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मान लो जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए जो है नियुक्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने, ठीक है। 6 महीने की अवधि के लिए वह प्रधानमंत्री या मंत्री जो है बन सकता है, ओके, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तो ये 1997 के अकॉर्डिंग था कि वो 6 महीने के लिए जो है प्रधानमंत्री बन सकता है।
और ये उसके पास टाइम होगा कि शपथ ग्रहण के 6 महीने के भीतर जो है उसे किसी भी सदन की, चाहे राज्यसभा लोकसभा है, सदस्यता जो है हासिल करनी होगी। अदरवाइज उसको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। तो 6 महीने तक जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है बिना किसी सदन का सदस्य हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18वीं बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ी ने भाग लिया, 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये जो सूर्य किरण अभ्यास है ना, ये भारत और नेपाल के बीच में है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सूर्य किरण जो अभ्यास है वो किस दो देशों के बीच में है? तो भारत और नेपाल। ठीक है, करंट में अभी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन किए हैं तो उसमें भी हमने क्वेश्चन कवर किया है। ठीक, तो ये याद रखना है, नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ द स्मॉल स्केल सेक्टर? इसमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो स्मॉल स्केल सेक्टर का जो है पार्ट है? तो देखो, बेकरी हो गया, कैंडल मेकिंग हो गया, स्मॉल टाई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या वाटर बॉटल प्रोडक्शन हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, पिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टेशनरी प्रोडक्शन है, पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे जो है ना स्मॉल स्केल सेक्टर में आते हैं। अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा लग रहा है आपको? क्या एरोस्पेस टेक्नोलॉजी? नो। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग? नहीं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग? ये तीनों ही जो है लार्ज स्केल सेक्टर में आएंगे। तो जो इसमें सबसे कम स्केल सेक्टर का है वो कौन सा है? फूड प्रोडक्ट्स। और बाकी मैंने स्मॉल स्केल के आपको बता भी दिए, बेकरीज हो गया, कैंडल मेकिंग हो गया, ठीक है, वाटर बॉटल प्रोडक्शन हो गया, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, स्टेशनरी प्रोडक्शन हो गया, पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सब जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर जो है आ जाएंगे। ओके, चलिए, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज डू स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव ओवर लार्ज इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग? ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्या एडवांटेज है लार्ज इंडस्ट्री के? मीन्स कौन सी जो है लार्ज इंडस्ट्री के कंपेयर में स्मॉल इंडस्ट्री के पास एडवांटेज होती है? क्या सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स डिसीजन प्रोसेस, क्विक एंड टाइमली डिसीजन, या स्लो डिसीजन मेकिंग? देखो, स्मॉल इंडस्ट्री है तो ऑब्वियस है वहाँ पे जो है क्विक एंड टाइमली डिसीजन लिया जा सकेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास मान लो लार्ज इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, यानी कि सारी चीज़ों को जो है मैनेज करने के लिए टाइम भी लगेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगी डिसीजन प्रोसेस, मीन्स कोई डिसीजन लेना है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और साथ में डिसीजन मेकिंग भी जो है वहाँ पे क्या होगा? स्लो होगा। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्री में जो एडवांटेज रहेगा वो रहेगा क्विक एंड टाइमली डिसीजन। ठीक है, तो याद रखनी है कि जो छोटे उद्योग होते हैं ना उनको बड़े उद्योगों की तुलना में बहुत सारे फायदे होते हैं, तो उनमें से एक है क्विक एंड टाइमली डिसीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। The Election Commissioner of India enjoy the same status and receive the salary and perks as available to the. Okay, जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, वो मतलब उसका जो सेम स्टेटस होता है, सेम सैलरी होती है किसके उसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर thread-like structure found in the nucleus of animal and plant cell that are made of protein and deoxyribonucleic acid? इनमें से मतलब कौन सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है फाउंड मतलब पाया जाता है किस में? न्यूक्लियस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल दैट आर मेड ऑफ, जो कि किससे बने होते हैं? प्रोटीन और डीकार। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं ना ये होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्रोमोसोम याद रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, समक्का सरलामा जत्रा, जिसे सबसे बड़े जनजातीय त्योहारों में से एक माना जाता है, किस राज्य में प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है? ओके, जात्रा एक त्योहार है, ये पूछा है कि कहाँ पर जो है मनाया जाता है। ये एक जनजातीय त्योहार है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में, और ये प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना में एक जगह है मुलुग जिले के मेदाराम गांव में जो है ये मनाया जाने वाला क्या है? एक आदिवासी त्योहार है। ठीक है, तो तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए किस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का 28वां संस्करण 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था?
तो देखो, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये तीनों ही शामिल थे, तो वो था मालाबार अभ्यास 2024। तो अभ्यास मालाबार। अभी सूर्य किरण हमने ऊपर पढ़ा था कि ये भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। तो बचा क्या? अभ्यास मालाबार। ओके। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अभ्यास युद्धाभ्यास किन किन के बीच में है, तो ये इंडिया और यूएस के बीच में है। ओके, तो अभ्यास युद्धाभ्यास और अभ्यास वज्र प्रहार। अभ्यास वज्र प्रहार भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी किसके बीच में है? भारत और अमेरिका के बीच में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। मालाबार भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट देखिए, परमहंस योगानंद की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? परमहंस योगानंद की ये आत्मकथा तो पहली बार ये 1946 में जो है प्रकाशित हुई थी। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1963 में FAO एंड WHO द्वारा संयुक्त रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय की स्थापना की गई थी? देखो, FAO और WHO दोनों के द्वारा मिलकर की गई थी, तो वो संस्था थी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वतों का उदाहरण है, तो वो है सतपुड़ा की पहाड़ियां। ओके। भारतीय समाज में एक सामाजिक बुराई के रूप में बाल विवाह दीर्घकाल से मौजूद है। बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह पर जो रोक लगी थी वो लगी थी 1929 में, ठीक है। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम जो था 1929 को जो था पारित हुआ था। और बाल विवाह निषेध अधिनियम पूछा, यानी कि पूरी तरीके से जो था वो लगाया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2006 में पारित हुआ था और 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है बाल विवाह निषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। तो ये सबसे पहले पारित हुआ था कब? मतलब पहला कानून अगर पूछा जाता है तो 1920 याद रखना है, ओके। और फिर बाल विवाह को रोकने और अंकुश लगाने के लिए जो बाल विवाह निषेध अधिनियम वापस से आया, वो वापस से कब आया? 2006 को आया और 2007 में वो जो था लागू हो गया था, ठीक है। और ये अधिनियम ही था जिसके अनुसार जो लड़कियों की शादी की जो एज थी वो कितने वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष। और लड़कों की कितनी कर दी गई थी? 21 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं पहले ही, 1885। एओ हयूम 72 प्रतिनिधि, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था बंबई में, ठीक है। तो वो सब हम पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा तो ये है सिक्किम में। याद रखना आपको कि कंचनजंगा बायोस्फीयर जो है रिजर्व, ये भारत के सिक्किम क्षेत्र में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म परचेजिंग पावर ऑफ मनी? एक टर्म दी है यहाँ पे, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी कि पैसे की क्रय शक्ति से मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मनी कैन बाय, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, जैसे पूछा गया पैसे की क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इसका मतलब क्या है कि मीन्स किसी एक उससे जो है खरीदी जा सकने वाली जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसको बोला गया है, ठीक है। जैसे द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विस मनी कैन बाय, ठीक। फॉर एग्जांपल रुपया हो गया या डॉलर हो गया,
उससे जो भी चीज़ें हम खरीद सकते हैं उसको बोला जाता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको समझना है, चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 1950 में अगर हम बात करें कि 100 रुपये थे हमारे पास, तो 100 रुपये में हम बहुत सारी वस्तुएं जो थी खरीद सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम आज देखिए, क्या हम 100 रुपये में उतनी वस्तुएं खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। अब तो 100 में एक ही दो मिलनी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन एक वक्त था जब हम 100 में बहुत सारी वस्तुएं खरीद सकते थे। तो इसका मतलब ये था कि 1950 में जो भारतीय रुपए की क्रय शक्ति थी वो आज की क्रय शक्ति से क्या थी? ज़्यादा थी, क्योंकि उस वक्त हम 100 रुपये में बहुत कुछ खरीद सकते थे, आज नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उस वक्त जो पावर ऑफ मनी थी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वो ज़्यादा थी कंपेयर टू अगर हम प्रेजेंट में अगर हम उसको कंपेयर करें तो। ठीक है, तो कुछ ऐसा है ये। चलिए अगला देखिए। सुप्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कवि बाणभट्ट किस सम्राट के दरबार में दरबारी कवि थे? ओके, बाणभट्ट की एक बुक पूछी जाती है हर्षचरित। हर्षचरित, अभी देखो नाम इनकी बुक में ही जो है नाम छुपा हुआ है। हर्षचरित अगर हम देखें तो किसके लिए लिखी गई थी? हर्षवर्धन के लिए लिखी गई थी ना। ठीक है, तो किस दरबार में दरबारी कवि थे? तो वो थे हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि। ठीक है, अब हर्षवर्धन की ने भी 3 बुक लिखी थी। अब हर्षचरित ने लिखी है तो हर्षवर्धन पीछे कहाँ रह सकता था? तो हर्षवर्धन ने भी लिखी 3 बुक। तो इनकी 3 बुक पूछी जाती हैं एग्जाम में। सबसे पहली जो थी वो थी नागानंद, दूसरी जो बुक है वो है रत्नावली, और तीसरी जो बुक है वो है प्रियदर्शनी। इन तीनों में से अगर पूछा जाता है कि किसकी ने लिखे हैं ये बुक, तो तीनों बुक लिखी हैं हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन की जीवन पर जो आधारित थी हर्षचरित, वो लिखी किसने? बाणभट्ट ने। ठीक है, और बाणभट्ट जो था ये हर्षवर्धन के समय में ही दरबारी कवि था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी परमहंस योगानंद की आत्मकथा है? अभी ऊपर हमने पढ़ा 1946 में जो था वो की गई थी, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, यही क्वेश्चन आया हुआ था। सेम शिफ्ट में देखो 2 क्वेश्चन सेम थे। 1946 में जो थी ये प्रकाशित हुई थे। ओके, चलिए देखिए, अब 2 शिफ्ट जो है हमारी यहाँ पे खत्म हो गई हैं, 2 पेपर हमने कर लिए हैं, और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पेपर आप देखेंगे तो वो टीजीटी हिंदी का पेपर है, जो कि 23/8/2025 को हुआ था, 1 से लेकर 3 वाली शिफ्ट में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन थे जो कि हिंदी के पूछे गए थे। ठीक है, सॉरी हिंदी बोल रही हूँ मैं, जीके या जीएस के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस की। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया एज ऑन 31 अक्टूबर 2024? ये ऊपर मैंने आपको बताया कि जो अभी क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या है वो कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी हैं। जो नई लैंग्वेज जुड़ी वो मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले वाली जो जुड़ी थी वो तमिल लैंग्वेज थी। 2014 में जो क्वेश्चन आया था तो वो कौन सी थी? उड़िया लैंग्वेज थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो 11 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विच इंडियन पैरा ओलंपियन secured a silver medal in the men's high jump T63 event at the Paris 2024 पैरा ओलंपिक? यहाँ पे बात हो रही है 2024 के पैरा ओलंपिक की। तो मैन हाई जंप में किसने जो है सिल्वर पदक जीता है, ये पूछा गया है। भारत ने जो है पैरा ओलंपिक में टोटल कितने पदक जीते, ये आपसे पूछा जाए तो टोटल 60 पदक जीते, जिसमें से गोल्ड सिल्वर पूछा जाए तो देखिए याद रखना है, गोल्ड जो थे 16 जीते हैं, 21 जो हैं वो क्या बोलेंगे रजत को सिल्वर मेडल जीते हैं, और कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 23 जीते हैं। तो 16, 21, 23 इस तरीके से जो है 60 जो है टोटल स्कोर जो है भारत का हो जाएगा पैरा ओलंपिक में। ठीक है, तो इसमें जो याद रखना है आपको, हाई जंप में जो नाम सिल्वर मेडल में वो हो जाएगा शरद कुमार। ठीक है, तो बस ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद रूट्स इन प्लांट? कौन सा फंक्शन है जो कि एसोसिएट है रूट मतलब जो जड़ें होती हैं, प्लांट की जो जड़ें होती है पौधे की, उनसे रिलेटेड है। तो ये प्रोड्यूस करता है प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स को, यानी कि जो रूटों का काम होता है वो प्रोड्यूस करती हैं प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, या एंकरिंग द प्लांट फैमिली टू द सॉइल
प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट अबव द ग्राउंड या स्टोरिंग फूड फॉर फ्यूचर यूज। ओके, जड़ का जो काम है वो क्या है? पौधे की जो मिट्टी होती है ना उसको मजबूती से जकड़ना काम होता है, रूट्स का, जड़ों का। तो एंकरिंग द प्लांट फिर्मली टू द सॉइल, पौधे की मिट्टी में मजबूती से जकड़ना। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट एआई डाटा बैंक। जो पहला एआई डाटा बैंक है इंडिया का, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे इसको, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कह रहा है कि लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, कि इसको जो है लॉन्च किया है इंडिया एआई ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। तो ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, बट यहाँ नहीं, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने नहीं, इंडिया एआई ने जो है इसको लॉन्च किया है, तो इसमें बताने थे इनकरेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। इंडिया एआई जो है, इंडियाज फर्स्ट एआई, इसको जो लॉन्च किया है वो कम्युनिकेशन ने नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा, मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म देखनी है तो MEITY ये हो जाए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने जो है इसको लॉन्च किया है, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, एम्ड एट प्रोपेलिंग इनोवेशन एंड बूस्टिंग द कंट्री नेशनल सिक्योरिटी, कि जो ये जो एआई बनाया है इंडिया एआई बैंक, इसका जो मेन एम है वो है प्रोपेलिंग इनोवेशन एंड बूस्टिंग द कंट्री नेशनल सिक्योरिटी, मीन्स राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, चैलेंज इज दैट इट इज अगेंस्ट इंडियाज गोल टू यूटिलाइज एआई फॉर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी, कि जो एआई है इसका जो मेन वो है, मतलब साइबर सुरक्षा में एआई का यूज़ करना जो एक प्रमुख लक्ष्य जो है इसका माना गया है, न कि लक्ष्य के विरुद्ध कुछ इस तरह के दिया गया है, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूनिसिपैलिटी इज नॉट अ recognized type of municipality under the Constitution of India। इनमें से कौन सी म्यूनिसिपैलिटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर जो है नहीं आती है? मीन्स अगर आप देखेंगे तो नगर पंचायत होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल यानी कि इसको बोलेंगे हम नगर परिषद या नगर पालिका, ये भी होती है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम। अब याद रखो, देखो मैनेजर पंचायत, महानगर पंचायत नहीं होती है, नगर पंचायत होती है। ठीक है, ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो होती हैं पंचायतें वो हो जाएगी ग्रामीण और शहरी में। ये अगर मैं बात करूँ म्यूनिसिपल काउंसिल की, नगर परिषद या नगर पालिका की, तो छोटे शहरी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, और जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हो जाएगा। ओके, तो जो नहीं है वो है महानगर पंचायत। ठीक, तो तीन तरह की है, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू की एलिमेंट दैट फॉर्म द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ओके, दो की एलिमेंट बतानी है जिसको जो है इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है उसकी सोल कहा गया है, आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो दो प्रमुख जो एलिमेंट है, तत्व हैं, कौन से हैं इंडियन म्यूजिक के, वो है राग और ताल, राग और ताल। ठीक है, तो राग और ताल जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, देखो इसमें अगर आप और देखेंगे तो क्या बोला गया है, अलंकार हो गया, स्वर हो गया, लय हो गया, ये भी जो है इंडियन म्यूजिक में आते हैं, बट जो मेन जो मूलभूत
मूलभूत जो स्तंभ माने गए हैं ना, जो दो मेन है एलिमेंट, वो राग और ताल है। ये याद रखना है। आते तो ये भी हैं इंडियन म्यूजिक के अंदर, बट राग और ताल जो है वो मेन है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द ओडिसी डांस फॉर्म। इनमें से कौन से की फीचर हैं ओडिसी डांस फॉर्म के, ये पूछा गया है। देखो, यूज ऑफ त्रिभंगा पोस्चर एंड स्कल्पचर्स क्यू पोजेस। देखिए, त्रिभंगा की जब भी बात आएगी ना, तो ये ओडिसी डांस फॉर्म से यानी कि ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित होता है। त्रिभंगा यानी कि शरीर में 3 मोड़, लाइक गर्दन, धड़ और घुटनों पर जो एक आकार बनाते हैं ना, त्रिभंगा पोस्चर, तो वो ओडिसी डांस फॉर्म से आता है, डांस फॉर्म के अंडर आता है। तो ये आपको याद रखना है। मेकअप एंड एलैबोरेट हेड गियर, डिपिक्शन ऑफ वॉर सीन थ्रू मार्शल मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट एंड हाई एनर्जी सीक्वेंस, ये ओडिसी में नहीं आएगा। एक मिनट, ये भी रहेंगे। देखो, मेकअप, हेड गियर और वार सीन थ्रू मार्शल एलिमेंट नहीं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम की फीचर देखें ओडिसी का, तो सिर्फ त्रिभंगा पोस्चर आपको याद रखना है। की और आइकॉनिक फीचर होता है। देखो, मेकअप और हेड गियर भी जो इसी में अंडर आता है, बट जो मेन होता है ना वो त्रिभंगा पोस्चर। क्योंकि देखो, मेकअप तो ऑब्वियस है, हर डांस में होता ही है। आप कोई भी लेंगे, कथक लेंगे, कुचिपुड़ी लेंगे, तो वो तो होगा ही, लेकिन वो उसका मेन फीचर थोड़ी हो सकता है, क्योंकि वो तो सभी में है। तो जो मेन रहेगा वो त्रिभंगा पोस्चर रहेगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। एश शेप्ड कर्व शेप जो है यहाँ पे बनेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, गांधी सागर डैम इज ए मेजनरी ग्रेविटी डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। देखो, गांधी सागर डैम है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, और ये किस नदी पर बना है ये पूछा गया है। तो गांधी सागर बांध जो है ये है चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी डैम है, ये गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, और चंबल घाटी की जो परियोजना है, चंबल घाटी जो परियोजना है, उसी के तहत जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल लॉन्च्ड इन अगस्त 2024 is the first indigenously developed pollution control vessel of the Indian Coast Guard। तो देखो, क्या पूछा गया कि कौन सा जहाज, इनमें से कौन सा जहाज है जो भारतीय तटरक्षक बल का स्वदेशी रूप से प्रदूषण नियंत्रण पोत है, तो उसका नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र प्रताप। ठीक है, समुद्र प्रताप जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम इन साउथ इंडिया। पहली जो इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम बनी साउथ इंडिया में, उसका नाम पूछा गया है, तो वो हो जाएगी बहमनी किंगडम। ओके, बहमनी किंगडम जो है ये क्या हो जाएगा, जो बहमनी साम्राज्य था, ये पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था। कहाँ पर, साउथ इंडिया में। स्थापना अगर पूछी जाए बहमनी किंगडम की, तो 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। ठीक है, नाम याद रखना आपको, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो थी बहमनी किंगडम की जो है स्थापना की थी। ठीक है, दक्कन क्षेत्र में स्थित था ये मुस्लिम साम्राज्य। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, प्राइमरी ऑब्जेक्ट पूछा है किसका, प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का, लेकिन किसके, उसमें कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसका जो मेन है वो क्या है, टू एनकरेज कंपटीशन एंड एफिशिएंसी इन द मार्केट। ठीक है, इनकरेज करना कंपटीशन और एफिशिएंसी इन द मार्केट। तो बाजार में जो है जो भी क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन को बढ़ाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट देखिए, अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम द गवर्नमेंट ऑफर्स ए कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट सब्सिडी रेट ऑन दिस लोन। ओके, पीएम स्वनिधि योजना जो है इसके तहत जो है क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है, फ्री वर्किंग लोन। तो इंटरेस्ट सब्सिडी रेट जो है प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि योजना जिसको हम बोलेंगे स्वनिधि, ठीक है, तो इसमें जो भी रेट रहेगा वो कितने रहेगा, 7% का जो है रेट रहेगा, ठीक है। इसी मतलब स्वनिधि बोलो या सम्मान निधि बोलो, तो इसमें 7% का इंटरेस्ट जो है रहने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट लीव्स एक्सचेंज गैसियस CO2 एंड O2 इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूजन बोला जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन डिफ्यूजन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, जो पौधों की पत्तियों में जो गैसों की प्रक्रिया होती है CO2 की और O2 की, उसको क्या बोला जाता है। मीन्स अगर आप पौधे के पत्तियों में देखोगे तो गैसों की आदान प्रदान होता है ना, CO2 का O2 का, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिफ्यूजन। अगर हिंदी में देखें तो इसको बोला जाता है विसरण। क्या बोला जाता है इसको, विसरण जो है बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन तो नहीं होती है। ट्रांसपिरेशन क्या होती है, यानी कि एक पौधे के माध्यम से जो पानी जाता है उसके पत्तियों को जा रहा है, उसके तनों को जा रहा है या उसके फूलों को जा रहा है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण यानी वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। तो ये तो नहीं होएगा। एंडोऑस्मोसिस अगर हम देखें, ये एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जो कोशिका में पानी की गति होती है उसको एंडोऑस्मोसिस बोला जाता है। और एक्सोस्मोसिस एक कोशिका से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के बाहर का और प्रवाह जो होता है उसको एक्सोस्मिस बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूजन यानी कि विसरण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फ्रॉम अराउंड द मिडल ऑफ 6th century CE till about 675 CE the kings who ruled Magad were called the। तो 6ठी से लेकर 7वीं शताब्दी तक जिस पर मगध पर जिन्होंने रूल किया, 6ठी से लेकर 7वीं शताब्दी तक लगभग, ठीक है, 675 ईस्वी तक जिसने रूल किया वो कौन थे। तो मगध पर जिसने उस वक्त रूल किया था 6ठी और 7वीं शताब्दी में, वो थे गुप्त राजा। गुप्त वंश का शासन जो था उस समय था। ठीक है, तो गुप्त वंश जो है बिल्कुल सही आ जाएगा, लेटर गुप्त। लेटर गुप्त मतलब प्रवर्ती गुप्त। अब इसमें देखो ये देखे ना, फ्रंटियर, अर्लियर या काला गुप्त, तो ये थे प्रवर्ती गुप्त यानी कि लेटर गुप्त। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इनमें से जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है वो बतानी है। देखो हेड होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री परिषद होता है उसका जो है हेड होता है, तो ये बॉय बिल्कुल सही हो जाएगा। कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट कर सकता है, तो ये भी हो जाएगा। फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूनियन एंड लेजिस्लेशन, तो ये भी हो जाएगा। पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस, ये पीएम की ड्यूटी नहीं होती है, ये किसकी ड्यूटी होती है, प्रेसिडेंट की, यानी कि राष्ट्रपति की जो है ये ड्यूटी होती है। युद्ध की घोषणा करना और शांति स्थापित करने की जो भी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है ना, वो जो भी सशस्त्र सेनाएं होती हैं उनका सर्वोच्च कमांडर होता है। ओके, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, ये याद रखना है। जो भी निर्णय होते हैं परिषद के उससे अवगत कराता है राष्ट्रपति को, ये भी जो है प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू संघ और प्रशासन से संबंधित जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ये भी जो है प्राइम मिनिस्टर का काम है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ड्यूटी नहीं है प्राइम मिनिस्टर की। चलिए अगला क्वेश्चन है, द NIA नेशनल इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन 1870 बाय मैरी कारपेंटर इन ब्रिस्टल विद द असिस्टेंस ऑफ। NIA की जो स्थापना हुई वो 1870 में हुई, राष्ट्रीय भारतीय संघ जिसको बोलते हैं,
और ये मैरी कारपेंटर ने ब्रिस्टल में की थी, किसकी सहायता से की थी? ठीक है, तो याद रखना है राष्ट्रीय भारतीय संघ की स्थापना जो थी वो किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी 1870 में। ब्रिस्टल कहाँ पे है? ये जगह इंग्लैंड में है। ओके, याद रखना है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड व्हाट डज एफपीआई स्टैंड्स फॉर? ट्रेड के कंटेक्स्ट में, यानी कि जो व्यापार होता है उसके कंटेक्स्ट में एफपीआई क्या होता है? तो ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे बात हो रही है मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो ये भी 42वें संशोधन के तहत जो थे जोड़े गए थे। किस उसमें जोड़े गए थे अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 51A में जो है इनके बारे में बताया गया है। और जब ये जोड़े गए थे तब कितने थे मौलिक कर्तव्य? 10 थे। अभी प्रेजेंट में कितने हैं? इनकी संख्या 11 है। ठीक है, तो याद रखना है 51A। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू द कंट्रीज अंडरटेकिंग प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स? कौन सी इनमें से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो निजीकरण के लिए जो है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या देती है? हेल्प देती है, सहायता प्रदान करती है, मीन्स लोन वगैरह। तो वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व बैंक जो है ये क्या है? एक इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो है। ठीक है, चलिए, मीन्स जो भी ऋण वगैरह देना होता है किसी भी देश को वो देती है ये। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, द क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज 2.78 करोड़ एज पर द लेटेस्ट फिगर ऑफ द 2011 सेंसस विच इज अबाउट डैश ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन। ओके, क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो 2.78 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो फिर इसमें पूछा गया है कि ये जो टोटल इंडियन पॉपुलेशन है उसका कितने है, कितने परसेंट है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2.2975%, यानी कि 2.35% है। अब ये इसमें से कैसे निकाला? देखो 121 करोड़ के आसपास जो है टोटल जनसंख्या बनती है भारत की, तो 121 में से 2.78 करोड़ ये हो जाएगी और इनटू में कर दो 100। यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा 2.2975%। 29 है मतलब 3 कह सकते हो इसको, तो 2.3% हो जाएगा। राउंडेड अगर हम देखें 1 डेसिमल प्लेस तक तो 2.3 आ जाएगा। ठीक है, तो लीजिए ये क्वेश्चन थे हिंदी के पेपर में जो पूछे गए थे। ड्राइंग का हुआ, हिंदी के हुए कुछ शिफ्टों में, और एक इंग्लिश का हुआ था। तो ये लेवल आपको पता चल गया होगा। तो एक एक पेपर हम जो है इसका डिस्कस करते हैं। पहले इंग्लिश का करते हैं, उसके बाद कुछ और पेपर बचे होंगे तो वो करेंगे डिस्कस। चलिए देखिए, अगला जो पेपर है वो है टीजीटी इंग्लिश का। देखो बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हुए हैं, तो मैं एक बार जो है पहले हर एक सब्जेक्ट का आपको पेपर दिखा देती हूँ, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश का है और पेपर की पीडीएफ जो है मैं शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे देख सकते हैं आप। देखो टीजीटी इंग्लिश का है 24/8 यानी कि 24 अगस्त को ये पेपर हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो थे जीएस के, जनरल अवेयरनेस के पूछे गए थे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कंसेप्ट इन प्रोडक्शन एनालिसिस। पर्पस पूछा गया है यहाँ पे लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, यानी कि न्यूनतम लागत संयोजन का उद्देश्य पूछा गया है। न्यूनतम लागत लिस्ट कॉस्ट। ठीक है, तो इसका वो क्या है मेन जो अगर आप देखेंगे पर्पस वो है मिनिमाइज करना टोटल कॉस्ट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, इनपुट के मतलब के न्यूनतम लागत संयोजन को क्या करना है? मिनिमाइज करना, मतलब टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है यहाँ पे गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे खाद्य में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट डैश के रूप में होते हैं। तो हमारा जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जो कार्ब होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं? शर्करा और स्टार्च की फॉर्म में होता है कार्ब। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
शर्करा मतलब शुगर, और स्टार्च तो स्टार्च होता ही है। ओके, तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है ना वो 3 उसमें होती हैं। एक तो शुगर होगी, दूसरा स्टार्च हो गया, और तीसरा हो गया फाइबर। ठीक है, तो इसमें होती है। शुगर की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हैं तो एकदम से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, स्टार्च अगर आप ले रहे हैं तो वो क्या होगा, उससे धीरे धीरे जो है आपको एनर्जी मिलेगी। और फाइबर पाचन में, यानी कि जो भोजन पचता है उसमें हेल्प करता है। तो अगर आपको तुरंत लेनी है तो वो हो जाएगी शुगर, जो आपको एकदम से एनर्जी जो है प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे शुगर किस में मिलती है, फ्रुक्टोज यानी कि फलों में, ग्लूकोज में, लैक्टोज में, इन सब में क्या है, शुगर है। ठीक है, जो मीन्स तुरंत, जैसे मीन्स आप अगर आप फल खा रहे हैं, केला वगैरह खा रहे हैं, तो आपको तुरंत क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। ठीक है, और स्टार्च किस में होता है, चावल में होता है, गेहूं में होता है। ठीक, फाइबर जैसे साबुत जो अनाज होता है उसमें होता है, फलों में होता है, सब्जियों में भी होता है फाइबर। ठीक, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, फर्मों द्वारा प्राप्त कुल डैश का भुगतान उत्पादन के कारकों को किया जाता है, यह समग्र डैश का रूप ले लेता है। देखो, फर्मों द्वारा जो प्राप्त कुल राजस्व है उसका भुगतान उत्पादन के कारकों को किया जाता है, और यह समग्र किसका रूप ले लेता है, आय का रूप ले लेता है। ठीक है, आय का रूप ले लेता है। नेक्स्ट देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जो हैं जीते हैं। तो देखिए, पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, ये 2024 की। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, इसमें 29 जीते हैं। अभी जब मैंने आपको बताया था कि टोटल 60 पदक हो चुके हैं, ये मैंने बताया था कंप्लीट, अगर हम पूरा पैरा ओलंपिक का इतिहास देखें, ठीक है, तो उसमें भारत ने कितने जीते। तो पहले हम 2024 की बात करते हैं। तो 2024 के जो पैरा ओलंपिक गेम्स थे ये कहाँ पे आयोजित हुए थे, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, तो टोटल जो है कितने पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक, मतलब 2024 में, तो वो जीते 29 पदक। ठीक है, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, क्योंकि अलग अलग भी पूछा जा सकता है, 9 सिल्वर मेडल हैं, और 13 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम पूरे इतिहास में, अगर हम देखें तो टोटल जो जीते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में वो 60 पदक जीते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 16 स्वर्ण पदक जीते हैं, 21 रजत पदक है, और 23 जो है ये क्या है, कांस्य पदक है। ये पूरे इतिहास में है, और ये 2024 का है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखने आपको पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, तो पेरिस मतलब पैरा ओलंपिक के भी आपको 29 जो है याद रखने ही रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला वयस्क साक्षरता दर क्या थी। ये जो पूछा गया है ये 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो महिला वयस्क साक्षरता दर कितनी रही, 59.53% जो है रही। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और वैसे समग्र अगर हम देखें तो टोटल जो साक्षरता दर रही वो कितनी रही, 74.04% रही थी। पुरुष साक्षरता कितनी थी, 82.14% थी। ओके, तो याद रखिएगा 59.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं थी। तो यहाँ पे लिंगानुपात पूछा है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, 943। ठीक है, 2001 में भी पूछा जा सकता है, तो 2000 में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, 933 थी। ये याद रखना है आपको दोनों में ही, 2001 का भी और 11 का भी। नेक्स्ट देखिए, राजभाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिभाषित किया गया है। जो राजभाषाएं हैं, टोटल कितनी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में है, वो है 22 भाषाएं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में जो है हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राम राय ने राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा के युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया था।
तालीकोटा के युद्ध में राम राय ने जो सेना का नेतृत्व किया था वो कब किया था? तो 1565 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो था अपनी सेना का नेतृत्व किया था। ये जो युद्ध था तालीकोटा का, ये युद्ध लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और मुस्लिम राज्यों की संयुक्त सेनाओं के बीच जो था ये लड़ा गया था। ठीक है, तो 1565 AD जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलोत किरणन पेट्रोग्लिफ्स क्या है? तो सिलोत किरणन क्या है? ये चट्टानों की पृष्ठ पर उत्कीर्ण, खरोंचना, हथौड़े से मारना, छेनी से तराशना या खोदना, इसी को जो है पेट्रोग्लिफ्स जो है कहा गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? ये सारे पॉइंट्स मैंने स्टैटिक जीके में करवा रखे हैं आपको, और जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं 2025 के, तो उसमें मैंने बोला था जनसंख्या, आर्टिकल, संशोधन, ये टॉपिक आते ही आते हैं। ठीक है, और इसी के लिए जो है हमने टारगेट बैच भी शुरू किया था, जिसमें हमने पहले 9 से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किए, उसके बाद एक स्टैटिक जीके की मैराथन लगाई थी। ठीक है, वो की हमने इसमें कवर, और सभी की PDF जो थी वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी गई थी। अगर और आगे किसी बच्चे का एग्ज़ाम है और करना चाहते हैं तैयारी, तो वो हमसे जुड़ सकता है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें करवाई गई हैं। तो 17.7% जो थी वो भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है रही है। ओके, चलिए आगे देखिए, एक कण आयाम A का SHM निष्पादित करता है, मध्यस्थ स्थिति से कितनी दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 0 पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन, एक हिंदू धार्मिक समाज की स्थापना की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी, सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद ने की। कब की? तो 1897 1897 में जो थी इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। ओके, तो याद रखना है। अब देखो, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर की थी, तो पश्चिम बंगाल में की थी। नहीं सॉरी, इसका जो मुख्यालय वो पूछा जा सकता है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ओके, और आप सभी को पता है कि ये भी पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो वो रामकृष्ण परमहंस था, और उन्हीं के नाम पर जो था ये मिशन जो था, इसकी स्थापना जो थी की गई थी। ठीक है, मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में केंद्रीय बैंकों द्वारा निष्पादित अंतिम ऋणदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कार्य का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? विलय बैंक को आपातकालीन चल निधि सहायता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 16 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि पर हस्ताक्षर करने के स्मरणोत्सव में विश्व ओजोन दिवस जो है मनाया गया? तो किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि पर हस्ताक्षर करने के उसमें स्मरण में? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपको याद रखना है। 16 सितंबर 1987 में जो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौते पर जो थे हस्ताक्षर हुए थे, और इसी दिन 16 सितंबर को ही जो है क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ओजोन डे। ओके, चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार है 23 और 24 में। किस तरीके के अधिकार हैं ये? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल से तक है? तो 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, और 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक, चलिए, शून्यकाल संसदीय प्रक्रियाओं में से एक भारतीय नवाचार है और यह वर्ष डैश से विद्यमान है। ओके, शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया, शून्यकाल की अगर हम बात करें तो ये भारतीय संसदीय प्रक्रिया का जो है एक भाग है, और ये कब से है? 1962 से अस्तित्व में है। ओके, प्रश्नकाल और जो नियमित एजेंडा होता है उसके बीच का जो समय होता है ना, उसको शून्यकाल बोलते हैं। दोपहर 12 बजे जो है शुरू होता है ये, और इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? शून्यकाल जो है बोला जाता है। तो पूछा जा सकता है ना शून्यकाल कब से शुरू होता है? तो 12 बजे से, दोपहर के। ठीक, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से क्षत्रिय नृत्य संबंधित है?
क्षत्रिया एक क्लासिकल डांस है। कितने हैं टोटल क्लासिकल डांस? 8 हैं। 9वां क्लासिकल डांस किसे बनाए जाने की वो है? तो छऊ नृत्य को है। और क्षत्रिया की बात की जाए तो असम का हो जाएगा ये। ठीक है। किस तरीके के मठों से उत्पन्न ये नृत्य शैली है? तो वैष्णव मठों से निर्मित जो है ये एक नृत्य शैली है। यहीं से एक संत का जो नाम आता है वो है श्रीमंत शंकरदेव। पूछा जाता है श्रीमंत शंकरदेव का संबंध किस उससे है? तो क्षत्रिय नृत्य से हो जाएगा। डीएसएसबी में भी आ चुका है तो याद रखना है आपको। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1952 में लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष जो बने वो थे जीवी मावलंकर। ओके। लोकसभा के पिता के रूप में भी जो है जीवी मावलंकर को जाना जाता है। और पहली लोकसभा कब से कब तक रही थी? 1952 से लेकर 56 तक जो है इन्होंने अपना कार्यभार जो था, मतलब कार्य जो था इन्होंने किया था। ठीक है। देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में त्रिभंग क्या है? पढ़ चुके हैं ऊपर। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे ना प्रीवियस, तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। तो ये क्या था? शारीरिक मुद्रा में 3 बैंड, यानी कि 3 तरफ से जो 3 तरीके से जो शरीर मुड़ा होता है उसको त्रिभंग मुद्रा जो है मुद्रा बोला है। और ये किस नृत्य में था? ये किस नृत्य में हमने पढ़ा था? ओडिया में पढ़ा था, ओडिसी नृत्य में पढ़ा था ना। ये ओडिया के नहीं, सॉरी, ओडिया तो भाषा हो जाएगी। ओडिसी नृत्य में ही पढ़ा था ना हमने। ठीक है। तो शारीरिक मुद्रा में 3 बैंड जो है उसको त्रिभंगा जो है बोला गया है। ठीक है। मई 2025 में मोरिंगा ओलिफेरा की एक किस्म PKM1 ने किन क्षेत्रों में वैश्विक प्रभाव डाला है? तो किस में डाला है? अफ्रीकी महाद्वीप के सेनेगल, रवांडा और मेडागास्कर में। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा इसका करेक्ट। ओके। तो ये आपने देख लिए होंगे, हमने ड्राइंग का पेपर भी देख लिया होगा आपने, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपने टीजीटी हिंदी को भी देख लिया और टीजीटी इंग्लिश को भी देख लिया है। ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस जो इन्हीं की शिफ्टों में पूछे गए हैं वो भी देख कर लेते हैं थोड़े बहुत। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो वो था 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। सबसे कम पूछा जाता है तो वो अरुणाचल प्रदेश का था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य की लेखाओं से और ज़्यादा पूछा जाए तो आई थिंक बिहार का था, तो याद रखना है बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाएगी? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाती है संबंधित राज्य के राज्यपाल से, क्योंकि राज्य के लेखाओं से संबंधित है तो राज्य के राज्यपाल को वो की जाती है प्रस्तुत। ठीक है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, देखो राइबोसोम भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी। जो नहीं होता है वो है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता वो है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो मतलब बिहार का शोक क्यों बोलते हैं कोसी नदी को? क्योंकि इसकी वजह से जो है बिहार में क्या आती है? बाढ़ आती है। ठीक है। तो कोसी नदी को जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश इसरो के साथ मिलकर तृष्णा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट नामक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने हेतु कार्य कर रहा है? तो इसरो के साथ मिलकर तृष्णा पर जो काम कर रहा है वो कौन सा देश है? फ्रांस है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किसी नागरिक से विवाहित व्यक्ति भारत में डैश वर्ष तक निवास करने के पश्चात नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र है? तो भारत में 7 वर्ष तक निवास करने के बाद। ठीक है। अगला है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, ये किस वर्ष लॉन्च हुई थी? तो 2014 में जो थी ये बुक लॉन्च हुई थी। ये पूछा जा सकता है प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की है। अगला देखिए, जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया है? 1955 जो नागरिकता अधिनियम है इसमें 6 बार जो है संशोधन किया जा चुका है। फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और ये देखो कब कब संशोधित हुआ? सबसे पहले देखो 1955 में तो आया था नागरिकता अधिनियम। सबसे पहले संशोधन कब हुआ ये पूछा जाएगा तो 1986 में हुआ था। और सबसे बाद में कब हुआ? 2019 में हुआ। उसके बीच में फिर ये 1992 में संशोधन हुआ, 2003 में हुआ था, 2005 में हुआ था, 2015 में हुआ था और लास्ट जो सबसे हुआ वो 2019 में हुआ था।
ओके, चलिए अगला है 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जिसने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा जो थी उत्तीर्ण की थी 1864 में। ठीक है, अगला है 19वीं सदी के अंत में सिखों की धार्मिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने और सुधारने के लिए शुरू किया गया था। तो कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सिंह सभा आंदोलन जो था, ये सिखों की जो धार्मिक प्रथा थी उन्हें पुनर्जीवित करने और सुधारने के लिए शुरू किया गया था, सिंह सभा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 की मुख्य विशेषता है? विशेषता है ये पूछा है कि ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की गारंटी देता है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार यदि कोई भूमि डैश वितान सघनता से आच्छादित है तो उसे अति सघन वन कहा जाता है। अगर कोई भूमि 70% से अधिक आच्छादित है तो उसको अति सघन वन जो है बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय उर्दू भाषा को बढ़ावा देने और इसका विकास करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1998 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, इसका मुख्य कार्य कौन सा है? तो ऋण सहायता के माध्यम से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का संवर्धन और विकास करना। ठीक है, अगला देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन को कौन सा नाम दिया गया है? तो कोशिका विज्ञान जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, 2024 में दीनदयाल स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स इज ए हॉबी योजना के तहत कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी? तो 40 छात्रवृत्तियां। भारत में कायर उद्योगों यानी कि कॉयर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो कॉयर बोर्ड। अगला है खेलो इंडिया गेम्स पैरा गेम्स है ये 2025 में पावर लिफ्टिंग में उपलब्धि हासिल कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली एथलीट कौन थी? तो वो थी जसप्रीत कौर। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में कौन सा साम्राज्य भारत में शकों का उत्तराधिकारी बना था? यानी कि शकों के बाद कौन आए थे? कुषाण आए थे। शक और कुषाण का नाम आपको साथ साथ ही देखने को मिलेगा। पहले शक आए थे और उसके बाद जो थे कुषाण आए थे। ठीक है, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है शक और कुषाण वाला, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुषाणों ने जो है शक जो थे उनको हरा कर जो था गांधार वगैरह पर कब्जा किया था। ठीक है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में जो थी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना जो थी की थी। भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करवा रखे हैं मैंने। अभी जो है प्रेजेंट में टोटल जो है 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं, 22 भाषाएं हैं टोटल, और भाषाओं का जो वर्णन है वो 8वीं उसमें मिलता है, 8वीं अनुसूची में। सबसे पहली भाषा जिसको दर्जा मिला था शास्त्रीय का वो तमिल थी। 2014 में जो है उड़िया भाषा को मिला था, और अभी 2024 में 5 और नई भाषाएं जो थी शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जो था उन्हें प्रावधान मतलब उनको शामिल किया गया था शास्त्रीय भाषाओं में, तो ये याद रखना है। तो 1969 में जो था केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की जो थी स्थापना की गई थी 17 जुलाई को। कहाँ पर की गई थी ये पूछा जा सकता है, तो मैसूर कर्नाटक, मतलब कहाँ पर है ये? तो मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, 1969। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि डीएसएसबी के एग्जाम में पूछे गए थे, और ये टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। जल्दी मैं कोशिश करती हूँ कि जो नॉन टीचिंग एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनकी जो जीके है वो भी जो है हम कवर करें। ठीक है, क्योंकि किसी कहीं पर मतलब किसी उसमें जो है 40 क्वेश्चन भी जो है इसके पूछे गए हैं, तो उनको भी एक बार जो है देख लेंगे। पहले हम टीचिंग के लिए कर लेते हैं सारे सब्जेक्ट्स, उसके बाद उनको देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।